इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 3 रिलीवेंट सुसंगत। सुसंगत जानते हैं? सुसंगत, सुसंगत, कुसंगत सब सुना है, नहीं सुना? सुसंगत में अगर आप रहेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे आप, और कुसंगत में रहेंगे तो क्या परिणाम? गलत। किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ उठना बैठना करेंगे तो आप में भविष्य आपका उज्जवल होगा, परिणाम अच्छे आएंगे। और किसी न पढ़ने वाले बच्चे के साथ संगत करेंगे, कुसंगत उसी बोलते हैं, तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये कर रहा, वो करा दे। तो सुसंगत कुसंगत जानते हैं ना, ऐसे एविडेंस में भी है सुसंगत माने संबंध। सुसंगत मतलब होता है रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। ठीक, इसमें ये डिफाइन किया गया है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से के बीच ऐसा संबंध होता है एक तथ्य दूसरे तथ्य से के बीच ऐसा संबंध होता है, ऐसा सुसंगत होता है, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में विभिन्न प्रकार के सुसंगत के नियम दिए गए हैं, उनमें से एक हो दो तथ्यों के बीच में पारस्परिक संबंध ऐसा होना चाहिए जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत है। ठीक, एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत तब होगा जब इंडियन एविडेंस एक्ट के जो सुसंगत के संदर्भ में, रिलीवेंसी के संदर्भ में प्रकार दिए गए हैं, उन प्रकारों में से एक हो, तभी एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत होगा। देखिए, इसका उद्देश्य जानते क्या है? इसका यह है कि किसी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस एंड शॉर्ट टाइम लगे, नट सब में सीधा, और जो इधर उधर का जो और अमला झमला है उसको क्लियर। इसलिए जो भी तथ्य आएंगे संगत में, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के साथ जो प्रकार के बताए गए हैं, उन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार का होना चाहिए। एक तथ्य एक दूसरे तथ्य से इस प्रकार से रिलेटेड है, और वो रिलेशन जो है इन्हीं प्रकार के रिलेशनों में होना चाहिए। ठीक है, इससे इतर नहीं माना जाता। अगर कोई तथ्य दूसरे तथ्य के बीच में पारस्परिक संबंध है, लेकिन वो पारस्परिक संबंध ऐसा नहीं है जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्णित है, तो वो तथ्य दूसरे तथ्य से संगत नहीं है। अगर है तो है। क्लियर? कोई दिक्कत? और कोई फैक्ट सुसंगत है या विसंगत है, इसकी जानकारी करने के लिए धारा नोट करिए, धारा 6 से 55 तक इंडियन एविडेंस में धारा 6 से धारा 55 तक कौन तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत होगा,
वो सारे प्रावधान, वो विनिर्दिष्ट प्रकार जो पारस्परिक उनका संबंध है, वो संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। कहां से? सेक्शन 6 फ्रॉम 6 to 55। इसका सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसकी विदाउट अगर सम्यक ज्ञान नहीं है धारा 6 से और 55 तक, तब आप कोई तथ्य किस रूप में सुसंगत है ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब प्रावधानों की आपको अच्छी जानकारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप कह सकते हैं एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत है। किसके द्वारा? इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत, क्योंकि दो तथ्यों का पारस्परिक संबंध ऐसा है जैसा कि धारा 6 से लेकर के 55 तक वर्णित प्रकारों में से एक। अगर प्रकारों में से नहीं है तो आप सुसंगत नहीं कर सकते, रिलेवेंट नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर? कोई तथ्य सुसंगत है नहीं सुसंगत है, कोर्ट के लिए जानकारी के लिए तो कहां आप डालेंगे? धारा 6 से धारा 55 तक कि क्या दो तत्वों के बीच में ऐसा कोई संबंध है जो धारा 6 से 55 तक के प्रकारों में से एक है। ठीक, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, समीक्षा करेंगे, तब इसमें यहां शुरू करेंगे 6 से 55 तक जो संबंध है पारस्परिक क्या है, तभी एक तत्व दूसरे तत्व का संगत होगा। बाउंडेशन, इसलिए इससे आप बाउंड होगे, कोर्ट बाउंड होगी, और जो मुकदमे के पक्षकार हैं वो सब बाउंड होंगे। कोई तत्व सुसंगत है कि नहीं सुसंगत है उसको ये कंट्रोल करता, प्रावधान करता है, इससे इधर उधर नहीं जाएगा। जो हम कह रहे हैं सुसंगत है वो कोर्ट भी मानेगी। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत दो तत्वों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है इनके द्वारा एक प्रकार का है तो कोर्ट भी मानेगी। इसका निर्णय कौन करता है? एक तत्व दूसरे तत्व का सुसंगत है, कोर्ट करती है, निश्चित करती है। ठीक, इंटरप्रिटेशन फाइनल रिपोर्ट कौन बताएगा? कोर्ट बताती है कि एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत है और इंडियन एविडेंस के प्रावधानों के तहत ये सुसंगत है, इन धाराओं के बीच सुसंगत। ठीक है, क्लियर? और कहीं नहीं, और सुसंगत बहुत होते हैं, लेकिन जिसके बारे में इंडियन एविडेंस नहीं कहता कि वो सुसंगत है, वो सुसंगत कोर्ट में प्रोसीडिंग में नहीं माने जाएंगे। ठीक, दो तथ्य किस आधार पर सुसंगत है, वो आधार क्या है? वो आधार है लॉजिकल रिलेवेंसी। नंबर 1 क्या है? लॉजिकल रिलेवेंसी। लॉजिकल रिलेवेंसी मतलब तार्किक आधार, ठीक ना, रीजनेबल, इसको कहते हैं तार्किक। तार्किक आधार, ठीक। और दूसरा है लीगल रिलेवेंसी, इसको बोलते हैं विधिक। ठीक, एक तत्व दूसरे तत्व से संगत है, इन आधारों पर देखते हैं
लॉजिकल रिलेवेंसी तार्किक आधार पर समीक्षा करते हैं और लीगल बेस पे करते हैं। अब लॉजिकल क्या है? हम इसको डिफाइन करेंगे कि लॉजिकल रिलेवेंसी क्या है। व्हाट इज द लॉजिकल रिलेवेंसी? नोट करो। लॉजिकल रिलेवेंसी तार्किक आधार। लॉजिकल रिलेवेंसी के दृष्टि में एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत उस दशा में माना जाता है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत उस दशा में माना जाता है जब दोनों का पारस्परिक संबंध ऐसा हो। कैसा हो? कि एक के अस्तित्व मतलब होने का अस्तित्व या अनस्तित्व ठीक, जब उनका संबंध इस प्रकार से हो कि एक का अस्तित्व या अनस्तित्व अर्थात होने का, इसका क्या हो गया? होने का, और इसका क्या हो गया? ना होने का। ठीक, अधिसंभाव्य बनाता हो। क्या बनाता हो? अधिसंभाव्य प्रोबेबल बनाता हो कि कोई चीज अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। उनका संबंध ऐसा बनाता है कि उनका अस्तित्व असंभाव्य है, प्रोबेबल है या नॉन प्रोबेबल है। इस तरह जो भी आधार पर तत्व को सुसंगत देखा जाता है उसको कहते हैं लॉजिकल रिलेवेंसी। ठीक, क्लियर हो गया ना? लॉजिकल रिलेवेंसी का क्षेत्र व्यापक, ठीक ना? यह आवश्यक नहीं है कि जो तथ्य लॉजिकल रूप में एक दूसरे का सुसंगत हो वो लीगल में भी सुसंगत माना जाए। ठीक, उदाहरण मैं देता हूं। धारा 122 इंडियन एविडेंस। धारा 122 में क्या है? जैसे पति पत्नी के बीच जो पारस्परिक वार्ता होती है वो किसी मामले में सुसंगत तो हो सकता है, लेकिन वो इस एक्ट के तहत ग्राह्य नहीं होगा।
नोट करिए आप, धारा 122 नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। धारा 122, पति पत्नी की पारस्परिक वार्ता जो होती है वो लॉजिकल रूप से सुसंगत तो है, लेकिन वो इस इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 122 के तहत जो है एप्लीकेबल नहीं है, ग्राह्य नहीं है। ऐसा क्यों है? पति पत्नी की जो पारस्परिक वार्ता होती है, पति पत्नी का संबंध क्या होता है? एक विश्वास होता है, एक संस्था है, पारिवारिक संस्था है, तो उस परिवार की एक संस्था को बचाने के लिए, एक दूसरे के विश्वास में बने रहने के लिए इस सेक्शन का प्रयोग हुआ है कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई वार्ता हुई है तो सुसंगत है, लेकिन वो मान्य ग्राह्य कोर्ट में नहीं है। ठीक, जैसे ए और बी, ए बी ये पति है, ये पत्नी। अब उदाहरण देखो मैं क्लियर हो, ये क्या है? पति है, और बी क्या है? पत्नी। ठीक, ए ने बी से कहा मैंने चोरी किया है, चोरी का धन यहां छुपाया। ए ने बी से बताया कि हमने चोरी किया, चोरी को माल जो है, धन जो है यहां छिपा दिया। किसे बताया? पत्नी से। ठीक, अब पति पत्नी के बीच में और उसी चोरी के लिए ए का विचार किया जाता है, इसको अभियुक्त बनाया जाता है, इसी चोरी के अपराध में इसको मुलजिम बनाया जाता है। तो जो ए बी की पारस्परिक वार्ता है, ये ए ने चोरी किया है कि नहीं किया है, चोरी का माल छिपाया है, कहां छिपाया है, ये सब चीजें जो इसकी वार्ता है ये सुसंगत है ना। लेकिन ये आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 122 में ग्राह्य नहीं है, इसको कोर्ट नहीं मानेगी। मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ठीक, और पत्नी जो है पति से अलग हो गई, जुडिशियल सेपरेशन हो गया या डाइवोर्स हो गया, उसके बाद उसने कहा ठीक है आपने वो चोरी किया था और मुझसे बताया है, अब मैं चल के कोर्ट में गवाही दूंगी कि आपने अमुक स्थान पर चोरी किया और धन वहां छिपाया है, अब मैं कोर्ट में कह दूंगी। अब भी धमकी देने लगी डाइवोर्स के बाद, लेकिन ये संसूचना उसको कब मिली है? ये संसूचना उसको कब मिली है? जब उनका जो रिलेशन था वो पति पत्नी का, तो उसको ये स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी जब तक कि उसको कहने के लिए एक ही अनुमति न हो। जब तक वो पति कहे ना कि ठीक है ये स्टेटमेंट आप कोर्ट में दे दीजिए हमारे खिलाफ जो हमारे पक्ष का,
तभी वो वहां गवाही दे सकते, अन्यथा नहीं है। लेकिन अगर कोई मामला इन दोनों के बीच ही केवल पति पत्नी के बीच का ही, तब ये धारा वहां लागू नहीं। दैट्स ऑल। ठीक है, खत्म हो गया ना।